आगे है रक्तपित्त की साध्य साध्यता। जो रक्तपित्त की साध्य साध्यता है वो मेनली जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला वो दोष अनुबंध के अनुसार, दूसरा रोग गति के अनुसार और तीसरा लक्षणों के अनुसार। जो दोष अनुबंध अनुसार है उसमें वो जो रक्तपित्त है वो कितने दोषों के साथ उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार जो रोग है उसकी साध्य साध्यता को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, एक दोषम अनुगम साध्यम द्विदोषम याप्यम उच्यते यत् त्रिदोषम असाध्यम तन्मद आग्नेर अति वेगवत व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्धश्च न अश्नतश्च यत्। क्या कह रहे हैं, जिसका एक दोष के द्वारा उत्पन्न हुआ है रक्तपित्त वो है साध्य। जो 2 दोषों के साथ उत्पन्न हुआ रक्तपित्त है जिसको द्वंद्वज कह सकते हैं वो जो है वो याप्य है। जो 3 दोषों के साथ उत्पन्न हुआ है, जिस व्यक्ति की अग्नि जो है मंद है और जिसका जो वेग है, रक्तपित्त का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत तेज़ आ रहा है। और जो व्याधि है, ये जो रक्तपित्त व्याधि है ये उस व्यक्ति को हुई है जिसका जो शरीर है वो क्षीण हुआ पड़ा है, ठीक है। और या वो जो है वृद्ध हुआ पड़ा है, बूढ़ा हो चुका है इंसान, या वो जो है खाना पीना नहीं खा रहा है। ऐसे व्यक्ति में, ठीक है, कौन कौन से, जिनके अंदर तीनों दोष के साथ उत्पन्न हुआ है रक्तपित्त, जिनकी अग्नि मंद है, जो अति वेगवत जो रक्तपित्त है वो हुआ है, ठीक है, जिसका देह जो है वो क्षीण है, वृद्ध है, या फिर जो खाना नहीं खा रहा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो रक्तपित्त है वो असाध्य हो जाता है। इस तरीके से ये था दोष अनुबंध अनुसार। आगे जो है वो है रोग गति के अनुसार। अब यहाँ पे रोग गति का क्या मतलब है, यहाँ पे जो रोग गति का मतलब है कि रोग ऊर्ध्व है कि अधोग है, यानी कि जो रक्तपित्त है वो ऊर्ध्व रक्तपित्त है कि अधोग रक्तपित्त है, या उभय रक्तपित्त है, यानी कि ऊपर से भी निकल रहा है और नीचे से भी निकल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें कौन कौन से दोष प्रधान होते हैं और जो अधोग रक्तपित्त है उसमें कौन कौन से दोष जो हैं प्रधान होते हैं। तो क्योंकि रक्तपित्त है तो इसमें पित्त जो है दोनों में ही रहता है, ठीक है, चाहे वो ऊर्ध्व हो चाहे अधोग हो। पर यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है उसमें कफ होता है पित्त के साथ, और जो अधोग रक्तपित्त है उसमें वात होता है। ऊर्ध्वगम कफ संशिष्टम अधोगम मारुतम अनुगम द्विमार्ग कफ वात आभ्याम उभाभ्याम अनुबंध्यते। इस तरीके से कहा गया है कि ऊर्ध्वगम कफ संशिष्टम, अगर ऊर्ध्व है तो उसमें कफ जुड़ा हुआ है, और अगर अधोग है तो उसमें जो है वात जुड़ा हुआ है, और अगर उभय मार्ग है, ऊपर और नीचे दोनों मार्ग से अगर उत्पन्न हुआ है रक्तपित्त, तो उसमें कफ और वात दोनों ही हैं। इस कारण से जो ऊर्ध्व रोग है वहाँ पे उसको साध्य कहा गया, जो अधोग रक्तपित्त है उसको याप्य कहा गया, और जो दोनों जो हैं जिसको हम उभय कहते हैं, ऊर्ध्व और अधोग दोनों जो हैं अगर इस तरीके से उत्पन्न होते हैं तो उसको असाध्य कहा गया। अब यहाँ पे बात आती है ऐसा क्यों कहा। रक्तपित्त की जो सामान्य चिकित्सा, जो शोधन चिकित्सा जिसकी हम बात करते हैं, उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रतिमार्गरणी चिकित्सा। यानी अगर रक्तपित्त की अगर आपने चिकित्सा करनी है तो उसके अंदर जो चिकित्सा सिद्धांत है वो ये है कि अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो आपने विरेचन कराना है, प्रतिमार्ग, ठीक है, उसके उल्टे मार्ग से दोषों को बाहर निकालना है। अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसको अधोग मार्ग से निकालना है दोषों को, और अगर अधोग रक्तपित्त है तो दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऊर्ध्व मार्ग से निकाला गया जो रक्तपित्त है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने विरेचन करवाना है, ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में जो चिकित्सा सिद्धांत है वो क्या है कि हमने उसमें विरेचन करवाना है। अब यहाँ पे जो विरेचन है वो पित्त की जो है वो चिकित्सा है, ठीक है। ये जो दोष हैं वात पित्त और कफ, इनकी जो सामान्य चिकित्सा वो क्या है, जो वात है उसकी बस्ती चिकित्सा है, जो पित्त है उसकी विरेचन चिकित्सा है, और जो कफ है उसकी वमन चिकित्सा है, ठीक है। पर यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो ऊर्ध्व है उसमें कौन कौन से दोष प्रधान हैं, कफ और पित्त।
अब ऊर्ध्व रक्तपित्त के अंदर जब आप विरेचन करवाते हो तो जो विरेचन है वो पित्त की चिकित्सा है, ठीक है। पित्त की चिकित्सा विरेचन होने के कारण से प्लस यहाँ पे जो कफ है वो भी जो है विरेचन से थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। इस कारण से जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है, क्योंकि इसका चिकित्सा जो है वो विरेचन है, और विरेचन की जो औषधियाँ हैं, ठीक है, विरेचन की जो मेडिसिन है वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है एज़ कम्पेरेटिव टू जो वमन है, ठीक है। हमारे पास वमन की औषधियाँ कम है, हमारे पास विरेचन की जो औषधियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। इन कारणों के कारण से ये जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है वो साध्य की श्रेणी में जाता है, और इन्हीं कारणों के कारण से, क्योंकि हमारे पास जो विरेचन की औषधियाँ ज़्यादा होने के कारण से, वमन की औषधियाँ कम होने के कारण से, प्लस क्योंकि जो अधोग रक्तपित्त है उसके अंदर जो वात और पित्त इन दोनों का संसर्ग होता है, इन दोनों का मेल होता है वहाँ पे। तो जब अधोग रक्तपित्त में हमने कहा मारुतम अनुगम, उसमें वात जो है वो रक्तपित्त के साथ होता है, तो वहाँ पे हमने कहा कि विरेचन नहीं करवाना, उसमें क्या करवाना है, हमने वमन करवाना है, क्योंकि प्रतिमार्गनी चिकित्सा क्या होगी, अधोग रक्तपित्त की वमन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वमन करवाते हो तो जो वमन है वो ना तो पित्त की सामान्य चिकित्सा है, ना ही वो वात की सामान्य चिकित्सा है। इस कारण से जो वमन है वो जो अधोग रक्तपित्त है उसको साध्य नहीं कर पाता है, पर कुछ ना कुछ रूप से उसको जो सिम्टम जो है उसका थोड़ा रिलीफ दे देता है। इसी करके इसको जो है वो याप्य की जो है श्रेणी के अंदर रखा गया। पर जो अधोग रक्तपित्त है और ऊर्ध्व रक्तपित्त अगर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको उभय रक्तपित्त कहा है, अगर वो जो उभय रक्तपित्त है अगर वो उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर आप प्रतिमार्गनी चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है, कभी अधोग मार्ग से निकल रहा है। तो इस कारण से ये जो रक्तपित्त है जो कि उभय रक्तपित्त होता है ये असाध्य की श्रेणी में चला जाता है। तो इस तरीके से रोग गति के अनुसार जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है वो साध्य है, जो अधोग रक्तपित्त है वो याप्य है, और जो उभय रक्तपित्त है वो असाध्य हो जाता है। अब आगे है लक्षणों के अनुसार। लक्षणों के अनुसार जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर एक दोष के साथ उत्पन्न हुआ है तो वो साध्य है, दो दोषों के साथ अगर उत्पन्न हुआ है तो वो याप्य है, अगर तीन दोषों के साथ उत्पन्न हुआ है तो वो असाध्य है। इसी तरीके से अगर वो जो है कभी कभी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कभी अपने लक्षण दिखा देता है, कभी ठीक हो जाता है, तो वो याप्य है। अगर एक बार ठीक हो जाने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होता तो वो साध्य है, अगर वो ठीक ही नहीं होता तो वो असाध्य है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके जो कलर्स हैं, जो रक्तपित्त के अंदर से जब वॉमिट आएगी या फिर जब वो जो अधोग रक्तपित्त जिसको हम कहते हैं, जो मोशन के साथ जो रक्तपित्त आएगा, उन दोनों के अंदर जो कलर है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। अगर वो जो रक्तपित्त है वो अलग अलग कलर्स का, कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला, अगर इस कलर का आ रहा है तो वो जो रक्तपित्त है वो असाध्य हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो जो रक्तपित्त है, ठीक है, एक ही कलर का रहता है तो वो साध्य के अंदर आ जाता है। प्लस यहाँ पे उस व्यक्ति का जो बल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वो जो व्यक्ति है वो बलवान होगा तो वो साध्य हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा बलवान नहीं होगा तो वो याप्य की श्रेणी में आ सकता है, और अगर वो क्षीण शरीर वाला होगा तो वो असाध्य की श्रेणी में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ऋतु है, ऋतु का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ऋतु का डायरेक्टली हमारे जो शरीर के बल के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरीके से जो रक्तपित्त हेमंत या शिशिर ऋतु के अंदर उत्पन्न होगा, उस ऋतु के अंदर बाकी ऋतुओं के कंपैरेटिवली हमारी बॉडी के अंदर जो बल है वो ज़्यादा होता है। इसी कारण से अगर हेमंत या शिशिर ऋतु के अंदर उत्पन्न हुआ जो रक्तपित्त है वो साध्य होता है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये रक्तपित्त की साध्यता को डिफाइन करते हैं, जिसमें हमने दोष के अनुबंध के अनुसार कहा, जिसमें 1, 2, 3, एक साध्य है, 2 याप्य है, 3 जो है वो असाध्य है। ऐसे ही रोग की गति के अनुसार हमने कहा जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है वो साध्य है, जो अधोग रक्तपित्त है वो याप्य है, और जो उभय रक्तपित्त है वो असाध्य है। इस तरीके से लक्षणों के अनुसार हमने कहा बल को देखकर, काल को देखकर,
उस रक्तपित के जो कलर है उसको देखकर, ठीक है, उसकी स्मेल को देखकर, अगर शव गंदी है, अगर जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद जिस तरीके की उसमें से स्मेल आती है, अगर उस स्मेल के अकॉर्डिंग, उस स्मेल के अनुसार, उस स्मेल के जैसी अगर स्मेल उस रक्तपित में से आती है, तब भी वो जो है रक्तपित वो असाध्य होता है। तो इस तरीके से हमने तीनों तरीके से रक्तपित की साध्य साध्यता को डिफाइन यहाँ पे कर दिया है।